नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और हम महाजनपद काल की बात करेंगे। महाजनपद काल जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और 300 ईसा पूर्व के आसपास तक मौर्य काल के पतन तक यह हमें देखने को मिलता है। हम इससे पहले बात कर चुके हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की, हम बात कर चुके हैं वैदिक काल की और हम नवपाषाण काल और उससे पहले की घटनाओं की भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान में रखना है कि महाजनपद काल को या फिर इस दौर को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है और इसी नगरीकरण के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं गुप्त काल में, जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इसलिए यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में यह दूसरा कालक्रम है भारतीय इतिहास का, जिसे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर महाजनपद काल से मतलब क्या है, हम पिछले वीडियोस में समझते हुए आए हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो ढांचा है प्रशासन का, उसे अलग अलग स्तर में बांटा गया है। सबसे नीचे, चूंकि उस काल में उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रचलन था, संयुक्त परिवार चल रहा था, तो जो परिवार का सबसे बुजुर्ग या फिर परिवार का जो सबसे हेड होता था, या चाहे वह पैसे में हो या फिर उम्र में हो, हर परिवार में अलग अलग हिसाब से नियम चलते हैं। तो उस दौर में जो सबसे बुजुर्ग होता था वो परिवार का हेड होता था। तो परिवार, बहुत सारे परिवार मिलकर बनते थे एक कुल। आज के जातिगत सिस्टम को देख लीजिए, आज भी बहुत सारे परिवार मिलकर एक कुटुंब बनते हैं कि भाई तुम तो हमारी कुटुंब वाले हो यार, हम भी, हमारा सरनेम भी वही है, तुम्हारा सरनेम भी वही है, मतलब हम एक कुटुंब के हो गए, इस तरह की बातें। तो बहुत सारे परिवार मिलकर एक कुल बनते थे, ठीक है। और कुल का जो प्रमुख होता था वह कहलाता था कुलप। और बहुत सारे कुल मिलकर एक बिस बनते थे। बिस बिस क्या होता था? बिस होता था बहुत सारे कुलों का एक समूह, और उसके प्रमुख को कहते थे बिसपति। और इसी तरह से बिस मिलकर बनते थे जन, और जन का प्रमुख होता था जनस्य गोपा। और यहाँ पर जन आज की एक बड़ी जनपद पंचायत की तरह हो सकता है। आज आप देखते होंगे शहरों में जो नगरीय निकाय है, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत होती है, जिसमें बहुत सारे गांवों का समूह होता है। तो आप जनपद पंचायत की तरह उन जनों को समझ सकते हैं। अब बहुत सारी जनपद पंचायतों ने समय आने पर, जब 1000 ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग से लोग परिचित हुए और उसका इस्तेमाल करने लगे हथियार बनाने के लिए, खेतों को साफ करने के लिए, हल बनाने के लिए, तो एक अलग सा दौर आया और बहुत ज़्यादा व्यापार वाणिज्य में हमें विकास देखने को मिलता है। अब इसी काल में पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए प्लानिंग बना रहा था। वह ब्राह्मण ग्रंथों के जरिए कर्म कांडों को और ब्राह्मणवाद की महत्वता को सिद्ध करने के लिए कई सारे प्रयास कर चुका था। लेकिन उसकी वैल्यू तब होती जब वह अन्य वर्णों की तुलना में उच्च होता। अभी उसकी आर्थिक स्थिति समान ही थी। तो अब ब्राह्मणों ने राजा का सहयोग करना शुरू किया, उन्हें दैवीय अधिकार अलग अलग ग्रंथों के जरिए प्रदान करवाए, यानी कि यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इंद्र के बाद अब इंद्र का दौर खत्म हो चुका है, अब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा है। यही कारण है कि ब्राह्मण ने स्वयं को सोमपाई कहा, यानी कि ब्राह्मण सोम रस का पान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो सिर्फ ब्राह्मण ही आपको मिला सकते हैं। ईश्वर तब प्रसन्न होंगे, तब आपको मोक्ष मिलेगा जब आप सही तरह से यज्ञ करेंगे, सही तरह से मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, ये थी ब्राह्मणों के बस की बात। यहाँ पर से ब्राह्मण सर्वोच्चता की शुरुआत हुई और ब्राह्मणों ने राजाओं को समर्थन दिया, उन्हें देवीय अधिकार दिलवाए, यानी कि समाज में प्रतिष्ठा दिलवाई,
और जो जन थे उन्होंने राज्य विस्तार की शुरुआत कर दी। अब क्योंकि ये भी हम समझ चुके हैं, तो जो छोटे छोटे जन थे यानी कि जनपद पंचायत थी, उन्होंने एक दूसरे को हराना शुरू कर दिया। अश्वमेध जैसे यज्ञ की कल्पना शुरू हो चुकी थी और इन यज्ञों ने राज्य विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई। इनके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं और इन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण किया और आज आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी जनपद पंचायतें मिलकर एक जिले का रूप ले लेती है, आज के जिले के रूप में आ जाती हैं। उन्हें जनपद कहा गया। ठीक है, जनपद कहा गया। जन मतलब जनता और पद मतलब रहने का स्थान। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे चलकर जनपद काल में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे जन थे उनमें से कुछ जनपद बसते हैं, लेकिन अश्वमेध जैसी यज्ञों की प्रक्रियाओं के चलते यह संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता है। इनके जनपद हमें बिहार की गंडक नदी तक आपको देखने को मिलेंगे, जो पटना है उसके पश्चिमी क्षेत्र तक आपको देखने को मिलेंगे। हमने जिस वीडियो में हमने जनपदों की जानकारी दी थी उसमें मैप के जरिए ये समझाया था कि कौन सी जगह कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में आपको जनपद देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे उनका प्रसार होता है पूर्वी भारत की तरफ और मध्य भारत की तरफ। और यही जनपद एक दूसरे पर आक्रमण करके जो 16 प्रमुख जनपद बसते हैं उन्हें महाजनपद कहा जाता है और फिर महाजनपद काल की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर से हमको अब आगे पढ़ना है। पृष्ठभूमि बनाने में ही 6 मिनट हमारे लग गए हैं। तो महाजनपद काल बोले तो अब जनपद बहुत बड़े स्तर पर हो चुके हैं और फिर आगे चलकर मौर्योत्तर या फिर मौर्य काल में और उससे पहले के कालक्रम में हम देखेंगे कि मगध जनपद, जो मगध महाजनपद है, मगध साम्राज्य है, वह लगभग सभी जनपदों को अपने अंदर मिला देता है। इनका जो समय काल होता है वह 600 से 300 ईसा पूर्व होता है। द्वितीय नगरीकरण का यह समय होता है। साथ ही ये भारत में पहली बार धार्मिक आंदोलन की शुरुआत भी होती है। ब्राह्मणवाद और उनकी अत्यंत, अब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि बौद्ध और महावीर स्वामी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति और अलग अलग धर्मों के संस्थापक इसी दौर में क्यों हुए। क्योंकि जनपदों की स्थापना में राजा की वीरता के साथ साथ पुरोहित वर्ग, ब्राह्मणों के कर्मकांड और उनकी लीपापोती का भी बहुत ज़्यादा स्थान था। ब्राह्मणों की मदद से राजा शक्तिशाली हुआ और राजा के संरक्षण में ब्राह्मण शक्तिशाली हुआ। उन्होंने कर्म कांडों को इतना ज़्यादा जटिल बना दिया कि अगर आपको सांस भी लेना है तो आपको एक यज्ञ करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से और इन्हीं कर्म कांडों के खिलाफ 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने फिर आगे चलकर, क्षत्रिय कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के संरक्षण में क्यों रहे, हम ब्राह्मणों की बात क्यों सुने, क्या सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर आगे चलकर बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय राजा देखेंगे जो दार्शनिक राजा है, यानी कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन में वे काफ़ी आगे चले गए। तो उन्हीं क्षत्रियों में से 2 राजकुमार महावीर स्वामी और सिद्धार्थ 2 नए धर्मों की शुरुआत करते हैं इन्हीं ब्राह्मण आडंबरों के खिलाफ इस काल में। और चूंकि ये बड़े बड़े जनपदों का काल था, महाजनपदों का काल था, तो उन्हें संरक्षण मिलता है और वे और ज़्यादा शक्तिशाली धर्म बन जाते हैं। अब इस काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं? अब हम ये देखेंगे कि महाजनपद काल के दौरान कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए जिनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड NBPW कुछ क्षेत्रों पर अभी भी महापाषाण काल और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ देखने को मिल रही हैं। कुछ क्षेत्रों में तो आपको 300 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उनसे भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, अब ये क्या सिक्के होते हैं? तो भारतीय इतिहास में पहली बार जिन सिक्कों का प्रयोग हुआ वे आहत सिक्के कहलाए गए। इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क क्यों कहते हैं? तो पंचमार्क तो आप अंग्रेजी में मतलब निकाल सकते हैं। ये क्या करते थे कि एक धातु को पहले गलाते थे, फिर उसका गोल गोल जैसा लड्डू जैसा
किसी धातु की मदद से बना और फिर उसमें जो इनकी राज मुद्रा होती थी वह उसमें ठप्पा मार देते थे तो वह निशान बन जाता था। आपने कभी बचपन में मिट्टी खेला होगा तो अक्सर ऐसा करते थे, या फिर आप घर में रोज आप रोटी बनाते होंगे या फिर बनते हुए देखते होंगे, तो आप उस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हमारी मम्मी या फिर जो रोटी बनाते हैं वे अक्सर पहले लोई को गोल गोल करते हैं और फिर उसको चपने एक चपटा मारते हैं तो थोड़ी चपटी हो जाती है। ठीक है, अगर उस गीले आटे में कुछ निशान लगाएंगे तो उसमें प्रॉपर बन जाएगा, लेकिन वह लोहे की धातु होती थी तो उसमें निशान तो बन जाता था, लेकिन उनकी आकृति बहुत ज़्यादा बेडौल होती थी, क्योंकि एक धातु में अगर आप कोई निशान पटक रहे हैं तो वह धातु फटी फटी जैसी हो जाएगी और उतनी सही भी वह नहीं दिखेगी। तो मौर्य काल के दौरान यह आपको देखने को मिलेंगी। और राजा, ध्यान रखना कि यह सिक्के राजाओं द्वारा जारी नहीं किए गए, या आहत सिक्के अलग अलग व्यापारिक संगठनों जिन्हें श्रेणी कहा जाता था उनके द्वारा जारी किए गए। इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आहत सिक्के से आप समझ गए होंगे भारतीय इतिहास में पहली बार सिक्कों के रूप में आहत सिक्के मिले। इन्हें आहत यानी कि इन्हें चोट करके सिक्का बनाया गया, इसलिए इन्हें आहत हुआ। पंच मार्क, पंच भी मारना होता है, मार्क यानी कि निशान बनाना, पंच करके निशान बनाना। इस तरह से आप शब्दों से भी समझ सकते हैं। आहत सिक्के पूर्वी यूपी और बिहार, कौशल, मगध, अंग व तक्षशिला से बड़ी मात्रा में मिले हैं। ये सिक्के प्रारंभ में चांदी के और बाद में तांबा एवं कांसे के भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय इतिहास के ये प्राचीनतम सिक्के हैं। ये सिक्के 5वीं शताब्दी से अधिक पुराने थे। इन सिक्कों का कोई निश्चित आकार एवं वजन नहीं था तथा इन सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पशु पक्षी, मछली, पेड़ पौधे एवं कुछ धार्मिक चिन्ह मिलते हैं। इन्हें राजाओं द्वारा जारी किया नहीं माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये सिक्के किसी वंश या विशेष द्वारा जारी नहीं किया गया, इन्हें व्यापारिक संघों द्वारा जारी किया गया। आप ही सोचिए, अगर ये किसी वंश के दौरान जारी किया जाता तो इसके ज़्यादा प्रमाण मिलते और लंबे समय तक प्रमाण हमें मिलते। ठीक है, और उसमें राजकीय चिन्ह भी मिलते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इनमें श्रेणियों के चिन्ह मिलते हैं और ये कम मात्रा में ही हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखें, इन सिक्कों को धातु के पिंड पर ठोककर यानी कि पंच करके बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्का या पंच मार्क सिक्का भी कहते हैं। अब दूसरा जो प्रमाण आता है, अभी हम पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम साहित्यिक स्रोतों में भी जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा जो स्रोत आता है वह खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल जो था यह उड़ीसा में कलिंग है, वहाँ का एक काफ़ी प्रसिद्ध राजा था। इस अभिलेख के अनुसार नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ के कुछ क्षेत्रों को जीत भी लिया था। ठीक है, साथ ही साथ जिन क्षेत्रों को महापद्मनंद ने जीता था वहाँ पर उसने एक नहर का निर्माण भी करवाया था, और शीतलनाथ जो कि जैन संत है, जैन तीर्थंकर है, उनकी मूर्ति कलिंग से मगध ले गया था। फिर हम आगे चलकर देखेंगे कि जब मगध जनपद थोड़ा कमज़ोर होता है तो यहाँ पर कलिंग के राजा मगध पर आक्रमण करके वहाँ मूर्ति को वापस लेते हैं। साथ ही साथ महापद्मनंद कौन है, तो मौर्य वंश से पहले जो वंश आता है नंद वंश, उसके पहले राजा यानी कि उस वंश के संस्थापक हैं महापद्मनंद। अब इसके बाद में हम साहित्यिक स्रोतों की बात कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोतों में अलग अलग भागों में इन्हें भी बांटा गया है। देसी साहित्य, अब देसी साहित्य में भी हमें धार्मिक साहित्य देखना है, तो इस काल तक 3 धर्म हो चुके थे, तो हमें तीनों धर्म की बात करनी है। हालांकि अलग अलग विद्वानों के मत के अनुसार इस समय पर 62 से ज़्यादा संप्रदायों की शुरुआत हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी?
इसी काल में क्यों हुई? क्योंकि हम ये समझ चुके हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास में साम्राज्य विस्तार का राजनीतिक शक्ति या राजा की शक्ति का यह चरम स्तर था, और इस काल में राजाओं की शक्ति सबसे सर्वोपरि थी। राजा किसकी मदद से बने थे? ब्राह्मणों की मदद से बने थे। तो कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों को खुली छूट दी, जिससे ब्राह्मणों ने कर्म कांडों पर भरपूर जोर दिया, और ब्राह्मण भी वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च बन गए। ठीक है। अब उनकी सर्वोच्चता के खिलाफ कुछ क्षत्रियों ने, अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग लोगों ने, समाज के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके आडंबर समाज के खिलाफ थे लेकिन ब्राह्मणों के हित में थे। इसलिए समाज के कई वर्ग खुलकर ब्राह्मणों के खिलाफ इस काल में बोलते हैं। देशी साहित्य में पहले ब्राह्मण साहित्य देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में उपनिषद, वेदांग यानी कि वेदों के अंग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और कल्प। क्या क्या है? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और कल्प। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसके बाद हम बौद्ध साहित्य देखते हैं। बौद्ध साहित्य भी इसी काल का हमें देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध की यहाँ पर कहानी या फिर उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय और महावंश। ये प्रमुख जानकारी के निकाय स्रोत हैं। ये अंगुत्तर निकाय जो है, यहाँ पर आपको 16 महाजनपदों, जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दो से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। साथ ही साथ जो महावंश है और एक और महाकाव्य है दीपवंश, ये दोनों श्रीलंका के महाकाव्य हैं। उनकी रचना श्रीलंका में हुई, हालांकि ये बौद्ध ग्रंथ है। अब इसके बाद में हम जैन साहित्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, औषधिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, ओवय सूत्र और आवश्यक चूर्णी, ये प्रमुख जैन साहित्य के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। ये भले ही कठिन हो, लेकिन इन्हें आपको याद करना होगा, इन्हें आपको रटना होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार डीप में पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ है, या फिर निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ पे हमें महाजनपद काल की जानकारी नहीं मिलती है। इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा। पहली बात तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही होती है कि हम नहीं को देख ही नहीं पाते, और कई बार प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। इस तरह से 2 बार आपको कंफ्यूज किया जाता है। कई बार अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसी पैटर्न के आप टेस्ट सीरीज़ चाहे ऐप से लगाएं, किसी ऐप से, या फिर आप ख़रीद कर लगाएं, उन्हें लगाएं। उससे आपको क्वेश्चन समझने की आदत पड़ जाती है। एक तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, दूसरी बात जो नहीं है, असत्य, सत्य, इस तरह के घुमावने शब्द आपको समझ में आने लगते हैं। और नेट जेआरएफ में कथन कारण वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, और उन्हीं से जेआरएफ क्लियर होता है। और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो टाइम भी ज़्यादा लेते हैं और कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा पैदा करते हैं। क्योंकि कथन कारण वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो फैक्ट पर आधारित नहीं होते हैं, वो पूरी थ्योरी पर आधारित होते हैं। इसलिए अगर आप पहले से ही प्रॉपर टेस्ट लगाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो टेस्ट और रिवीजन इन्हें छोड़ना नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में हम विदेशी साहित्य की बात करते हैं। विदेशी साहित्य में यूनानी लेखक, अब विदेशी साहित्य में हम अलग अलग लेखकों को देखेंगे, यूनानी, अरबी और जो चीनी यात्री हैं उनके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर यूनानी लेखकों में हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता कहा जाता है, उनकी हिस्टोरिका से हमें भारत के विषय में जानकारी मिलती है। हेकेटियस बिलेट्स की ज्योग्राफी, भूगोल नामक किताब से भी भारत के विषय में जानकारी मिलती है। अनासिक्रिस्ट का विवरण, निरियाकस का विवरण जो कि सिकंदर का जीवनी काल था,
कर्टियस का विवरण। और ध्यान रखते हैं इनमें से ज़्यादातर राइटर जैसे हेरोडोटस हुआ, हिकटियस हुआ, निरियकस हुआ, अनासिक्रेटस हुआ, ये सब सिकंदर के आसपास के लेखक हैं। और सिकंदर कब आता है? 326 ईसा पूर्व में वह भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर भी वह मतलब जो सतलज पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र तक वह आक्रमण करता है, सतलज नदी तक। उससे आगे वह नहीं जा पाता है, उसकी सेना मना कर देती है। और जो मगध क्षेत्र में इस समय पर घनानंद नंद वंश का राजा राज कर रहा होता है। उसको तक्षशिला के एक ब्राह्मण जो कि वहाँ के हेड भी होते, प्रिंसिपल भी होते हैं, चाणक्य, वे कहते हैं कि भाई साहब उत्तर में आक्रमण हो गया है, समझ जाओ, वरना सिकंदर बहुत शक्तिशाली है, अगर वह आ गया तो आपकी हार निश्चित है। अब यहाँ पर घनानंद सोचता है यार मेरे पास में इतना बड़ा साम्राज्य है और मैं कैसे इतने छोटे से राजा से, उसको आइडिया नहीं होता है सिकंदर के बारे में, मैं कैसे उससे हार सकता हूँ। तो वह कहता है अबे काले कलूटे तो निकल यहाँ से, मतलब वह इसी तरह से कुछ कहता है कि काले कलूटे अब तू मुझे समझाएगा, मुझे क्या करना है, निकल यहाँ से, पीछे घूम, तुझे लात मारना मुझे इस तरह से मतलब चाणक्य का अपमान कर देता घनानंद। चाणक्य इस बात को दिल में ले लेते हैं और फिर वह एक युवक को, एक छोटे से बालक को एक लंबे समय तक वह उसको ट्रेनिंग देते हैं और पूरे गुण सिखाते हैं और फिर उसकी मदद से वे एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, नंद वंश के घनानंद के संपूर्ण कुल की हत्या करके। और वह छोटा सा बच्चा बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। तो इस तरह से चीज़ें रिलेट करके या लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्लूटार्क का विवरण और जस्टिन का विवरण भी महत्वपूर्ण है। अब हम महाजनपद काल की राजनीति देखते हैं। राजनीति से मतलब अब हम सभी 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। इन महाजनपदों के शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। आपको इनके वर्तमान क्षेत्र, आपको इनकी राजधानियाँ और आपको ये पता होना चाहिए इनका क्रम। मैं आपको लास्ट में मैप में भी दिखाऊंगा। तो आपको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, चारों दिशाओं में आपको पता होना चाहिए कि किसकी लोकेशन किस क्षेत्र में है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महाजनपद वर्तमान के किस हिस्से में है। और दूसरी चीज़, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 16 महाजनपद ये ज़्यादा भी नहीं है, आपको इनकी राजधानियाँ भी याद करनी है। क्योंकि अक्सर ऐसा कोई एग्ज़ाम मैंने नहीं देखा अभी तक नेट का जिसमें इनसे प्रश्न न बने। महाजनपद काल पर एक प्रश्न बनना ही बनना है, या तो बोलेगा कि उत्तर से दक्षिण जमाओ, या फिर वह बोलेगा कि बड़े से छोटा जमाओ, कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली था, या राजधानी जमाने को बोलेगा, वर्तमान क्षेत्र जमाने को बोलेगा। इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावंश तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उत्तर भारत में स्थित 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में उल्लिखित महाजनपदों में 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित हैं और एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में अश्मक गोदावरी नदी तट पर स्थित है। गांधार व कम्बोज महाजनपद के स्थान पर बौद्ध ग्रंथ महावंश में सिबी यानी कि पंजाब, दसन यानी कि मध्य भारत का उल्लेख हमें मिलता है। जबकि भगवती सूत्र में इनके स्थान पर बंग व मलय का उल्लेख हमें मिलता है। बंग बोले तो बंगाल, मलय बोले तो जो मलाया है वह क्षेत्र आपको यहाँ पर ये समथिंग ये कह रहा होगा। तो यहाँ पर ये दो अन्य अलग अलग दो नए भी बताते हैं, लेकिन जिनमें विद्वान सबसे ज़्यादा संतुष्ट है और सर्व बहुमान्य मत है वह ये 16 है। अब इन्हें देखते हैं। अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपद गांधार व कम्बोज ये वर्तमान के पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। काशी, कौशल, अंग, बस, कुरु, सुसैन, बज्जीसक, मल, चेदी, मत्स्य, पांचाल, अस्मक, अवंती, मगध ये प्रमुख महाजनपद आपको इस काल के देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर से अधिकांश जो महाजनपद है वे गंगा यमुना क्षेत्र में मिलेंगे। अब ये आपको इसी क्षेत्र में क्यों मिल रहा है, इसके पीछे भी कारण है। क्यों? क्योंकि जो वैदिक काल था वहाँ पर तो
केवल और केवल ये पंजाब क्षेत्र में और हरियाणा क्षेत्र तक ही फैले हुए थे, ठीक है। क्योंकि आर्य भारत से बाहर से आए थे आक्रमणकारी के रूप में, और फिर वे भारत में जो भारत के क्षेत्रीय लोग थे उन्हें भगाकर और खुद यहाँ पर राज करने लगे। फिर धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उनका विस्तार होता है उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। क्यों? क्योंकि ये नदी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, घने वन हैं। यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे की खोज से मतलब लोहे की जानकारी उन्हें हो चुकी थी, और उनकी सहायता से उन्होंने युद्ध किए, आक्रमण किए और युद्धों को जीता और मैदानों को साफ करके खेती की। चूँकि उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर उनका जीवन यापन आसान था और कृषि भी वे आसानी से कर सकते थे। यही कारण है कि हम देखते हैं कि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में आपको 2 ही जनपद देखने को मिलेंगे, जबकि राजस्थान में वे आगे विस्तार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि संसाधनों की कमी होती है। प्रथम नगरीकरण का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र था, वह पंजाब क्षेत्र था, जबकि द्वितीय नगरीकरण का क्षेत्र गंगा घाटी था। सप्त सैंधव क्षेत्र आप चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, जो ये 5, 6, 7 नदियां हैं जो कि पंजाब क्षेत्र में आपको और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र में बहती हुई दिखेगी, इनके आसपास बसे नगर की यहाँ पर बात चल रही, जो कि सप्त सैंधव क्षेत्र में था। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ। द्वितीय नगरीकरण इस काल में होता है, महाजनपद काल में। अब महाजनपदों के विवरण की बात करते हैं और यहाँ पर से शुरुआत करते हैं महाजनपदों को। तो हम जिस जनपद की बात करने वाले हैं वो है काशी जनपद। काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी। दरअसल काशी को ही वाराणसी कहते हैं और इसका ही प्राचीन नाम बनारस है। तो तीनों एक ही शहर का नाम है, यहाँ पर यह चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर प्रारंभ में यह एक शक्तिशाली राज्य था तथा सौंदन, जो कि सौनंदन बौद्ध ग्रंथ है, इसकी जातक कथा के अनुसार मगध, कौशल और अंग पर काशी का अधिकार था। कालांतर में काशी कौशल के साम्राज्यवाद का शिकार होता है, यानी कि काशी को कौशल राज्य में ला लेता है और फिर ये आगे कौशल राज्य की राजधानी बनता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। काशी सूती वस्त्र व घोड़े के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र का संबंध काशी से था। तो यहाँ पर आपको चीज़ें फैक्चुअल मिल रही हैं, आपको इन्हें रटना है। समझने वाली कोई थ्योरी चीज़ें आएंगी तो हम उन्हें भी समझेंगे। अब यहाँ पर कोसल महाजनपद को देखते हैं तो यह एक शक्तिशाली राज्य था तथा सरयू नदी इसे 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी भाग की राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि कालांतर में साकेत व अयोध्या की राजधानी साकेत व अयोध्या आगे चलकर इसकी राजधानी बनती है, और दक्षिणी भाग में कुशावती इसकी राजधानी थी। अब यहाँ पर देखिए, महात्मा बुद्ध के समय कौशल राज्य का राजा प्रसेनजित था, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। प्रसेनजित को विद्वान या विदूषक शासक कहा जाता है, क्योंकि यह एक विद्वान दार्शनिक राजा था। काशी, मल्ल और साक्य को कौशल राज्य ने जीत लिया था। प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशल देवी का विवाह मगध शासक बिंबिसार से करवाया था और काशी क्षेत्र दहेज में दिया था। बिंबिसार, हम देखते हैं कि बिंबिसार जब इसका भांजा नहीं, इसका जब नाती मतलब इसकी बेटी का बेटा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु राज्य विस्तार के लिए इस पर आक्रमण करता है। बिंबिसार को काशी से दहेज में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से करवाया था। आगे प्रसेनजित अपनी बहन का विवाह करवाता है, ठीक है, अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से करवाया और आगे अजातशत्रु ने कौशल राज्य को मगध पर भिजा दिया। अंग जनपद की बात करते हैं। इसकी राजधानी थी चंपा और यह 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी जनपद था, ठीक है। महाभारत और पुराणों में चंपा का पुराना नाम मालिनी मिलता है। बौद्ध साहित्य में चंपा को 6 महानगरों में शामिल किया गया है।
चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। कौन था? महागोविंद था। मगध शासक बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध में मिला दिया। मतलब अंग का विलय किस में हो जाता है? मगध में हो जाता है। अब हम बज्जी संघ की बात करते हैं। तो बज्जी संघ, ये संघ यानी कि लोकतांत्रिक गण थे ये। हालांकि पूरी जनता वोट नहीं करती थी, कुछ राज परिवार मिलकर तय करते थे कि उनका अगला राजा कौन होगा, जैसे कि हम वैदिक काल में देखते हैं। यह 8 गढ़ यानी कि गणराज्यों का संघ था। गणतंत्र कौन कौन के थे? बज्जी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के जातक और उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, कौरव या कौरविया। ये ध्यान में रखना कि अक्सर पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से कौन से जनपद गणराज्य थे, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, बज्जी शब्द का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय। अजातशत्रु ने अपनी मंत्री सुनीद एवं वंशकार की सहायता से बज्जी संघ में फूट पड़वाई। वह बज्जी संघ की एकता भंग करके उसे जीत लिया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल व महाशिलाकंटक जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया था। अब अगर आपको ये शस्त्र देखना है तो आपको बाहुबली मूवी देखना होगा। उसमें जब राणा और मतलब दोनों भाई युद्ध लड़ते हैं, तो उसमें जो रहता है छोटा भाई, वो जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, वह आपका यहाँ पर रथ मूसल यानी कि एक रथ चल रहा है जिसमें गोल गोल चक्र लगे, कोई भी रथ के सामने आ रहा है तो वो कटता जा रहा है। महाशिला कंटक मतलब एक पत्थर है, वजनदार पत्थर, और वह फेंका रहा है और उसकी प्रहार से बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं। तो इस तरह के हथियारों औजारों का इस्तेमाल इस काल में शुरू हो गया था, और इनका निर्माण किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु। मल्ल गणतंत्र की बात करते हैं तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना कि बज्जी संघ और मल्ल गणतंत्र, ये दोनों ही यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मतलब ये नहीं है कि पूरी जनता वोट दे रही है, कुछ सीमित लोग वोट दे रहे हैं। मल्ल गणतंत्र यह भी गणतंत्र था और इसकी 2 राजधानियां थी, पावा और कुशीनारा। अजातशत्रु ने मल्ल राज्य को भी मगध में मिला लिया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हम देखते हैं कि कुशीनारा में हुई थी, और कुशीनारा या कुशीनगर के मल्लों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। वहीं यहाँ पर महावीर स्वामी की बात करें तो उनका संबंध पावा से था। ठीक है, तो दोनों का ही संबंध बहुत घनिष्ठ रूप में इस जनपद से रहा, क्योंकि अंतिम दिनों में भी इसी जनपद के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। चेदी महाजनपद की बात करते हैं अब, तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में था। बुंदेलखंड क्षेत्र बोले तो यूपी, जो झांसी का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में यह बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको यह देखने को मिल जाएगा चेदी महाजनपद। इस जनपद की राजधानी थी, इस महाजनपद की राजधानी थी सोथीवती, और इसका प्रमुख नगर था सहजाती एवं त्रिपुरी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना इन्हें और इनकी राजधानियों को। महाभारत के अनुसार शिशुपाल चेदी क्षेत्र से संबंधित था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और बद्ध पर शिशुपाल बद्ध नामक से संस्कृत में महाकाव्य राजस्थान के एक कवि हुए माघ उन्होंने लिखा था। यहाँ पर शिशुपाल के विषय में कहा जाता है कि चूंकि वह दूर का भाई था भगवान श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया था शायद इसकी मम्मी को या उसको कि मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा। चूँकि ये बहुत ही उद्दंड, बहुत ही डिक्टेटर टाइप का शासक था, तो ये क्या करता है कि 100 से ज़्यादा गलतियाँ करता है। जैसे ही इसकी 100 गलतियाँ कंप्लीट होती है, भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से इसकी गर्दन काट देते हैं। तो ये हमें इसके साहित्यिक प्रमाण इसके मिलते हैं। कुरु महाजनपद की अब हम बात करते हैं तो यह दिल्ली, हरियाणा और मेरठ क्षेत्र में कुरु महाजनपद था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आज भी आपको देखने को मिल जाएगी, हरियाणा क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैप का भी इस्तेमाल करना, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कुरु जनपद भी का मतलब कि यह जनपद काल में भी था। उत्तर वैदिक काल में हम देखे थे हमने जनपदों को लिस्ट, तो उस समय पर ये एक प्रमुख जनपद भी था। आगे चलकर यह महाजनपद बनता है। इस महाजनपद का संबंध पांडवों से था। प्रारंभ में यहाँ राजतंत्र था, परंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्र बन गया।
बुद्ध काल में यहाँ का शासक कौरव्य था। अर्थशास्त्र में कुरु को राज शब्दोपजी बिनः, ये क्या कहा गया? अर्थशास्त्र में कुरु को क्या कहा गया है? राज शब्दोपजी बिनः कहा गया है। किसको? कुरु महाजनपद को। बज्जी और चेदी जो थे वह क्या थे? तो वह गणतंत्र थे, हमने देखा। ठीक, अब हम वत्स जनपद की बात करते हैं, वत्स महाजनपद की बात करते हैं। इलाहाबाद क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज क्षेत्र में यह जनपद था, यह महाजनपद था और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। जनपद भी यहाँ रह चुका था, उत्तर वैदिक काल में हम देख चुके हैं। और निश्चक्षु नाम का यहाँ पर राजा ने हस्तिनापुर को नष्ट करके, जो बाढ़ के बाद नष्ट हो गई थी, उसके नष्ट होने के बाद में कौशाम्बी को नई राजधानी ये बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि इससे पहले जो आया था चेदी, क्या बोलते हैं उसको, जो इससे पहले जो आए थे कुरु, उनकी राजधानी में आप ये मत सोच लेना कि उनकी राजधानी ये रही होगी हस्तिनापुर। उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? तो वत्स महाजनपद थी। इनकी जो मूल राजधानी थी कौशाम्बी, जब वह बाढ़ में नष्ट हो गई तो निश्चक्षु नाम के राजा ने हस्तिनापुर के नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। अच्छा, हस्तिनापुर के स्थान पर कौशाम्बी को स्थापित किया। सॉरी, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर हस्तिनापुर के नष्ट होने पर कौशाम्बी को नई राजधानी बनाता है कौन? निश्चक्षु। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश के शासक उदयन का राज था। इसका प्रेम संबंध अवंती राजकुमारी वासवदत्ता से था। भास ने, जो कि चंड प्रदोत की पुत्री थी, ये दोनों लव मैरिज भी कर लेते हैं भाग के, है ना। भास ने इनकी प्रेम कहानी पर स्वप्न वासवदत्ता नामक प्रसिद्ध नाटक लिखता है। फिर इसके बाद में अगला महाजनपद देखिए, पांचाल। क्या हाल मिस्टर पांचाल? तो इस तरह से ये पांचाल क्षेत्र जो है, यहाँ आज के बरेली बदायूं फर्रुखाबाद, जैसे रुहेलखंड क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर ये मौजूद था। ये उत्तर वैदिक काल में जनपद भी रह चुका था और जनपद से महाजनपद बना था। पिछले वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं कि कैसे ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, जो कि आपको शाहजहांपुर और ये संभल, इन क्षेत्रों के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। इसकी दो राजधानी थी। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी अहिछत्र व दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी काम्पिल्य। कान्यकुब्ज, जो कि वर्तमान का कन्नौज है, पांचाल का प्रमुख नगर था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तीनों को रुहेलखंड क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पर ये महाजनपद था। अब इसके बाद में हम अगला महाजनपद देखते हैं, मत्स्य। जयपुर, अलवर और भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर, यानी कि उत्तरी राजस्थान क्षेत्र में जयपुर क्या है? जयपुर, भरत और अलवर, ये आप कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये आपको पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेंगे, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जिनकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। जयपुर, भरतपुर और अलवर, तो ये थोड़े समृद्ध क्षेत्र थे प्राकृतिक दृष्टि से, इसलिए यहाँ पर हम इनका विकास देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मत्स्य है, ये उत्तर वैदिक काल में जनपद भी रह चुका था। इसकी राजधानी विराटनगर या वैराट थी। उत्तर वैदिक काल में यह जनपद था। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास उन्हें मिला था 14 वर्ष का, उसका 1 साल यहाँ पर बिताया था उन्होंने। यहाँ मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ कहाँ मिला लिया गया? यहाँ मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि 11वां जो महाजनपद है वह है सूरसेन। और यह ब्रज क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि आपको लगभग 90% जनपद उत्तर प्रदेश क्षेत्र में देखने को मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि अभी ये उतने बड़े नहीं हुए थे, इनके साम्राज्य विस्तार की शुरुआत हुई थी, इसलिए जो जो इन्हें पास के समृद्ध क्षेत्र दिखे ये वहाँ जाकर आक्रमण करके बस गए। आगे मगध के समय पर हम देखेंगे कि ये पूरे उत्तर भारत के साथ साथ उड़ीसा हुआ और थोड़े बहुत दक्षिण के क्षेत्रों पर भी ये विजय प्राप्त करते हैं और फिर समुद्रगुप्त जैसे गुप्त शासक तो श्रीलंका तक को जीत लेते हैं। तो समय के साथ साथ इनके क्षेत्र विस्तार में वृद्धि होती है, जिसे हम देखेंगे। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और यह यदुवंश का शासन था। यदुवंश जिससे भगवान श्री कृष्ण आते हैं। बुद्ध काल में यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। कौन था? अवंती पुत्र, जो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था तथा अवंती के राजा प्रगोद की पुत्री का पुत्र था। अवंती के राजा प्रगोद की पुत्री का पुत्र था। यूनानी इतिहासकारों ने इसे सुसेनोई तथा राजधानी को मोथेरा कहा है। यूनानी इतिहासकारों ने इस सूरसेन को, इस महाजनपद को क्या कहा है? सुसेनोई, और राजधानी को मोथेरा कहा है, मथुरा को मोथेरा कहा है। अब हम 12वां महाजनपद देखते हैं, अस्मक। अस्मक सबसे दक्षिणी महाजनपद था और यहाँ नर्मदा नदी के दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पतिना या पोतन थी। क्या थी? पतिना या पोतन। तो यहाँ पर इसे ध्यान में रखते हैं, ये सबसे दक्षिणी महाजनपद था। यहाँ इक्ष्वाकु वंश ने राजतंत्र की स्थापना की थी और बुद्ध काल में यहाँ का शासक अरुण था, जिसने कलिंग को जीता था। इसका अवंती के साथ एक लंबा संघर्ष चला और आखिरकार अवंती ने इसे जीत लिया। अवंती बोले तो उज्जैन क्षेत्र, जहाँ पर से चंड प्रदोत जैसे शासक निकलते हैं। अब हम देखते हैं गांधार। तो जो गांधार था वह था पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र, जो कि कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। वही तक्षशिला जहाँ पर भारत का पहला विश्वविद्यालय हम देखने को मिलता है और इसी विश्वविद्यालय में चाणक्य इसके प्रमुख थे, यहाँ पर वे पढ़ाते थे। ठीक है। और ऋग्वेद में भी हमें उल्लेख मिलता है कि यह क्षेत्र, गांधार क्षेत्र, ऊन के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर वैदिक काल में यह जनपद था और बुद्ध काल में पुष्कासेन यहाँ का राजा था, जिसने बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा था और बिंबिसार से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अब इसने अपने नाम पर, पुष्कासेन ने अपने नाम पर पुष्कलावती नगर की स्थापना की थी, जो कि इस राज्य का, गांधार का प्रमुख नगर था। कालांतर में इसे ईरान द्वारा जीत लिया जाता है। सबसे पश्चिम में स्थित यह जनपद है। सबसे पश्चिम में स्थित जनपद कौन सा है? गांधार। कौन सा है? गांधार। 14वां देखिए, कंबोज। कंबोज कहाँ पर स्थित है? सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद है। सबसे पश्चिम में स्थित महाजनपद है गांधार और सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद है कंबोज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। गांधार के पूर्व में पाकिस्तान व कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। कश्मीर व पाकिस्तान क्षेत्र में यह आपको देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। राजपुर या हाटक, जिसे आप राजौरी भी कह सकते हैं, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। अर्थशास्त्र में इसे वार्ता शस्त्रोपजीनव कहा गया है। शायद कौटिल्य को पता नहीं होगा कि आगे चलकर हम जैसे बच्चे उनको याद करेंगे, इसलिए उन्होंने इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर अवंती देखते हैं हम। अवंती भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अवंती बोले तो आज का उज्जैन, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी उज्जैनी थी व दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी महिष्मती थी। दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी क्या थी? दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी महिष्मती। अब यहाँ पर हैहय वंश का शासन था। किसका शासन था? हैहय वंश का शासन था और बुद्ध के समय यहाँ का शासक प्रबोध महासेन का बिंबिसार के साथ में मित्रवत संबंध था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को प्रबोध की चिकित्सा के लिए भेजा था।
जब एक बार चंद्रप्रभोत बीमार हो गया और इस बात की जानकारी मगध के राजा बिंबिसार को पड़ी, तो उन्होंने अपने सबसे विद्वान जीवक को भेजा। जीवक जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्हें इन्होंने भेजा इनकी चिकित्सा के लिए। बौद्ध ग्रंथों में प्रबोध को उसकी कठोर नीतियों के कारण चंड प्रबोध भी कहा गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना अगर चंड प्रबोध नाम का इस्तेमाल आपको पेपर में देखने को मिले तो। अंततः मगध और अवंती के बीच एक लंबा संघर्ष चलता है और अंततः मगध शासक शिशुनाग द्वारा अवंती शासक अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया जाता है। चंड प्रबोध के आक्रमण के डर से अजातशत्रु ने राजधानी के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनवाई थी। तो हम कह सकते हैं कि इस काल में सबसे प्रतापी शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक था चंड प्रबोध, जो कि मगध पर आक्रमण करने की हिम्मत रखता था। और आगे के काल में हम देखेंगे कि मगध एक ऐसा साम्राज्य बन जाता है जो दूसरों पर आक्रमण करता है, उस पर आक्रमण करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। अब इसके बाद में हम देखते हैं 16वां और अंतिम महाजनपद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है, जो इस काल के बाद में आगे आपको एक बड़े साम्राज्य के रूप में देखने को मिलेगा और लंबे समय तक इस मगध जनपद के अलग अलग वंशों के जरिए यह अस्तित्व में रहता है। मगध महाजनपद बिहार क्षेत्र में था और इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। ये शुरुआती राजधानी थी। इसके बाद में उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। मगध क्षेत्र में लोहे की प्राप्ति व हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध था और कह सकते हैं कि इन्हीं संसाधनों के कारण यहाँ पर ज़्यादा समृद्धि आती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 6वीं शताब्दी में यहाँ हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का शासन था। 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार के समय मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है। उसने अंग ब्रह्मदत्त बोले तो को जीतकर मगध में मिला लिया था और साथ ही साथ इसने वैशाली अंग को जीतने की रणनीति बनाई थी और इससे राजनीतिक शक्ति में विस्तार हेतु वैवाहिक संबंधों की नीति भी बिंबिसार ने अपनाई थी। कहते हैं कि बिंबिसार का शासनकाल 52 साल का था और इसने अपने शासनकाल के दौरान 500 से ज़्यादा विवाह किए थे। तो क्या इसने, मतलब ये झूठी बात है, लेकिन ऐसा साहित्यिक प्रमाण मिलता है, साहित्यों में लिखा है कि इसने 500 से ज़्यादा शादियाँ की थी। तो कह सकते हैं कि भाई ये हर साल 10-15 शादियाँ कर लेता होगा और इसने काफ़ी ज़्यादा शादियाँ की थी। इसने वैशाली यानी कि अंग को जीतने की रणनीति बनाई थी, हालांकि यह जीत नहीं पाता है। बाद में इसका बेटा अजातशत्रु अंग को जीतता है। इससे राजनीतिक शक्ति में विस्तार हेतु वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। विवाह संबंधों की बात करें कि इन्होंने किन किन से विवाह किए, तो प्रसिद्ध राजाओं की बेटियों या बहनों से इन्होंने विवाह किया। कौशल राजकुमारी कौशल देवी से विवाह किया, जो कि प्रसेनजित, जो कि काशी के राजा थे, इनकी बहन थी। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया। बिंबिसार के अवंती शासक प्रबोध और गांधार शासक पुष्करसेन से मित्रवत संबंध थे इसके। बिंबिसार ने श्रेणी की उपाधि ली। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि विवाह को राजा महाराजा इतना प्रमुखता क्यों देते थे। आगे आप देखेंगे कि अकबर भी विवाह की नीतियाँ अपनाता है, तो इसके पीछे कुछ चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। जब आप किसी के यहाँ विवाह कर लेते हैं या फिर किसी लड़के के साथ अपनी बेटी या बहन की शादी करवा देते हैं, तो आप उसके ऊपर आक्रमण करने से पहले सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह व्यक्ति आपके परिवार का हिस्सा हो चुका है। तो एक तो आक्रमण का खतरा ना के बराबर होता है। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति आक्रमण कर रहा है तो वो आपकी मदद कर सकता है। और ये भी होता है कि उसके प्रभाव का इस्तेमाल करके आप अपने साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं कि भाई ये तो उस बड़े आदमी का दामाद है यार, इससे कौन उलझेगा, इसलिए हार मान लो। इस तरह की बातें भी होती थी। बिंबिसार ने श्रेणी की उपाधि ली थी। यहाँ पर ध्यान रखना, श्रेणी की उपाधि लेता है ये,
और यह भगवान बुद्ध का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का संरक्षक था। महात्मा बुद्ध इसके समकालीन थे। इसने महात्मा बुद्ध को बेलूवन बिहार दान में दिया था और बिंबिसार ने गिरिवृक्ष को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने 50,000 ग्राम भोजकों यानी कि सरपंचों की एक सभा बुलाई थी। जैन ग्रंथ में बिंबिसार को जैन धर्म का संरक्षक भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल व्यक्ति था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से ये बौद्ध था, लेकिन उसके बावजूद इसने सभी धर्मों का संरक्षण दिया और सभी का सम्मान किया। इसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु राजा बनता है, लेकिन अजातशत्रु के नाम पर कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। कहते हैं कि इसने अपने पिता को कैद किया और जहर देकर मरवा डाला, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता शासक माना जाता है। यानी कि ऐसा शासक जिसने अपने राजा पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की हो। अजातशत्रु का समयकाल ध्यान में रखना 492 से 460 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होती होगी कि भाई साहब ये 92 से 460 कैसे आ गया। तो पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि 460 ईसा पूर्व बोले तो 0 से 460 साल पहले, यानी कि आज से तकरीबन 2900 साल पहले अजातशत्रु राजा थे। शासक बनने से पहले यह अंग का उप राजा था, यानी कि राज्यपाल था, और पिता को कैद कर यह सत्ता प्राप्त करता है। और बौद्ध ग्रंथों व पुराणों में इसे पितृहंता शासक कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि इसने अपने पिता की हत्या की। इसने कुणिक की उपाधि ली। अब यहाँ पर पापा और बेटा मिलकर दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। बिंबिसार श्रेणिक की उपाधि लेता है और अजातशत्रु कुणिक की उपाधि लेता है। इसने मगध साम्राज्यवाद की नीति आगे बढ़ाता है और मगध में साम्राज्य विस्तार की शुरुआत करता है। शुरुआत तो इसके पिता कर चुके थे, ये उससे और बड़े लेवल पर शुरू करता है। कौशल व मल्ल को ये जीत लेता है और यह महात्मा बुद्ध का अनुयायी और बौद्ध धर्म का संरक्षक था। भरूच स्तूप की एक रेलिंग में इसे बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इसी के समय राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें आनंद व उपालि द्वारा सुत्त व विनय पिटक का पाठ किया गया। ठीक है, यह धार्मिक दृष्टि से उदार था। कैसा था यह? धार्मिक दृष्टि से उदार राजा था। जैन ग्रंथ में भी इसे जैन धर्म का संरक्षक मानते हैं। कुल मिलाकर ये पिता और पुत्र दोनों को जैन धर्म भी अपना संरक्षक मानते हैं, बौद्ध धर्म भी अपना संरक्षक मानते हैं। इसका ये मतलब है कि दोनों लिबरल यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी तो थे, लेकिन सामान्य तौर पर ये दोनों धर्मों का सम्मान करते थे और दोनों धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है, अब यह धार्मिक दृष्टि से उदार था और जैन ग्रंथ भी इसे जैन धर्म का संरक्षक मानते हैं। इस बात से ये तय होता है कि यह सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसका उत्तराधिकारी उदयन होता है। कौन होता है? उदयन। और 460 से 445 ईसा पूर्व, 460 से 445 ईसा पूर्व यानी कि तकरीबन 15 साल ये गद्दी पर बैठता है। जैन धर्म का अनुयायी था। अब ध्यान में रखना कि इसके पिता और इसके दादा दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। पाटलिपुत्र कुसुमपुर की स्थापना कर अपनी राजधानी ये बनाता है। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदर्शक, दर्शक जैसे शासक होते हैं, लेकिन ये सभी कमजोर शासक होते हैं और मगध की जनता द्वारा नागदशक के अत्याचार, नागदशक या दर्शक जो कि एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, इसके अत्याचारों के विरुद्ध जनता बगावत करती है और नागदशक या दर्शक को हटा देती है और वाराणसी के राज्यपाल शिशुनाग को मगध का शासक बना देती है। शिशुनाग जो होता है वह नागवंश की स्थापना करता है। शिशु नागवंश की स्थापना करता है।
अब यहाँ पर शिशु नाग वंश पढ़ते हैं 412 से 394 ईसा पूर्व। इस वंश के पास में भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है। नाग दशक को हटाकर शिशुनाग को जनता ने राजा बनाया। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया और इससे वत्स जो वत्स है वह भी मगध का भाग बन जाता है, क्योंकि वत्स अवंती ने जीत लिया था। ठीक है, तो अवंती ने पहले ही वत्स जीत लिया था और अवंती को मगध ने जीत लिया, तो वत्स सीधे तौर पर जो वत्स महाजनपद है वह सीधे तौर पर मगध के अधीन हो गया। इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक या काकवण इसका उत्तराधिकारी होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि इसने क्या किया, इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जबकि उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बना चुका है और पाटलिपुत्र का संस्थापक भी उदयन को कहते हैं। कालाशोक या काकवण को पढ़ते हैं, जो कि 394 से 366 ईसा पूर्व, मतलब थोड़ा 18-20 साल का इसका शासन होता है और यह थोड़ा ठीक काम करता है। कालाशोक या काकवण की बात करें तो कालाशोक या काकवण 394 से 366 ईसा पूर्व यह राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाता है। किसके स्थान पर यह बनाता है? जो यहाँ पर जो राजधानी चेंज होती है वैशाली, उसके स्थान पर यह पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। कालाशोक के समय वैशाली में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था? ध्यान रखना, अजातशत्रु के समय पर 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय होता है। पुराणों के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिसमें 9वां पुत्र नंदीवर्मन व 10वां पुत्र पंचमक था। 9वां पुत्र नंदीवर्मन और 10वां पुत्र पंचमक था। नंदवंश अब इसके बाद में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर शासक थे और इसके चलते यहाँ पर नंदवंश की स्थापना हो जाती है। नंदवंश जिसका समय रहता है 344 से 323 ईसा पूर्व, इनके पास भी कम ही, मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 31 साल ये वंश शासन करता है और 2 राजा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद या उग्रसेन था। पुराणों के अनुसार यह शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन व एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ था, और जबकि जैन ग्रंथ कहते हैं कि यह एक नाई और वैश्या का पुत्र था। पुराणों के अनुसार इसे सर्व छत्रांतक यानी कि द्वितीय परशुराम कहा जाता है। इसने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीता। इसके समय तक मगध राज्य का विस्तार संपूर्ण पंजाब, उत्तरी भारत, मालवा, मध्य भारत और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी तक हो चुका था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखने की। अब इसके बाद में देखिए, पुराणों के अनुसार इसके 8 पुत्र थे। वह 8वां पुत्र घनानंद था। यह एक क्रूर और लोभी शासक था। ग्रीक इतिहासकारों ने इसे अग्रमीज या जैंद्रमीडिस कहा है। यूनानी इतिहासकार कल्टियस के अनुसार अग्रमीनिस के पास 2 लाख पैदल सैनिक थे। कितने? 2 लाख पैदल सैनिक थे और 20,000 घुड़सवार थे और 3,000 हाथी और 2,000 रथ सेना थी। ये किसके पास थी? अग्रमीज के पास में। इसके पास एक बड़ा राजकोष भी था। पश्चिम में इसकी सीमा व्यास नदी तक थी और इसी के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, मगध राज्य के बाहर किया था। यह हम देख चुके हैं पंजाब क्षेत्र में। फिर इसके बाद में नंद वंश के शासक जैन धर्म के पोषक थे, जैन धर्म को मानते थे। घनानंद क्रूर शासक था। उसने जनता पर अत्यधिक कर लगाया, अत्याचार किया और उसका प्रधानमंत्री था अमात्य राक्षस, जिस पर मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा गया है।
चाणक्य से घनानंद का विवाद हुआ और घनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर निष्कासित कर दिया। अंततः 323 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। तो यहाँ पर हमने ये समझने का प्रयास किया अलग अलग महाजनपदों को। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैप के जरिए इन महाजनपदों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना सबसे ऊपर है कंबोज, राजपुर में ये है गांधार, फिर है कुरु, फिर है पांचाल, सूरसेन, कौशल, बज्जी, मत्स्य, मल, फिर वत्स, काशी, मगध, अवंती, चेदी। ये सब आपको 16 महाजनपद आपको देखने को मिल जाएंगे। और एकमात्र सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है, वह कौन सा है? अस्मक है। तो यहाँ पर मैप के जरिए भी आप इन महाजनपदों को देख सकते हैं और अच्छे से आप देख सकते हैं। इनकी राजधानी भी आप देख सकते हैं, गांधार इसकी राजधानी थी। तक्षशिला और गांधार सबसे मतलब सबसे उत्तरी तो नहीं है। कंबोज जो कि राजपुर में है, कश्मीर और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है कश्मीर से लगा हुआ, वहाँ पर यह है, सबसे उत्तरी है कंबोज। फिर है गांधार जिसकी राजधानी है तक्षशिला। फिर है सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। फिर है मत्स्य विराटनगर। फिर है वत्स कौशाम्बी। फिर है अवंती, इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी है महिष्मती। फिर है चेदी या चैत्य, इसकी राजधानी सुक्तमती। फिर आता है अस्मक जो कि सबसे दक्षिणी है, इसकी राजधानी है पोतन या पोटली। फिर मगध, इसकी राजधानी है जहांगीर, जहांगीर बोल रहा हूँ मैं, इसकी राजधानी है राजगिरी जो कि आगे चलकर आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलती है। अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर और पावा। कौशल, इसकी राजधानी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी है कुशावती। फिर इसके बाद में है पंचाल, इसकी उत्तरी राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य। तो इस तरह से हमने 16 महाजनपदों को समझने का प्रयास किया और मैप के माध्यम से भी हमने समझने का प्रयास किया। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। आज थोड़ी एनर्जी डाउन थी, इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं ज़्यादा अच्छे से शायद मैं ना पढ़ा पाया हूँ। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अनुशासन ही वह अग्नि है जिसमें आपकी प्रतिभा क्षमता निखर जाती है। इसलिए अनुशासन में रहे और ईमानदारी से पढ़ाई करें, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर टेस्ट दें, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।